बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और प्रोग्राम शाहराए दस्तूर में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की तो सबसे बड़ी खबर ज़ाहिर है वो पाकिस्तान और भारत का टाकरा है। आज दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा मैच होने जा रहा है जो कुछ देर बाद शुरू होगा। 6 बजे टॉस होगा और 6:30 बजे जो है वो मैच बाकायदा तौर पर शुरू हो जाएगा। ज़ाहिर है ये इंटरनेशनल क्रिकेट का, दुनिया क्रिकेट का एक बड़ा मैच है और ज़ाहिर है इस मैच के होने तक बहुत से मनाजिल और बहुत से मराहिल तय करने पड़े पाकिस्तान को, यानी पीसीबी को और बीसीसीआई को, क्योंकि पाकिस्तान ने पहले इनकार किया था, क्योंकि बांग्लादेश के साथ जो ज़्यादती हुई थी उस पर पाकिस्तान ने एक उसूली स्टैंड लिया और उसके बाद फिर कई दिन तक मुज़ाकरात चले। मुज़ाकरात के नतीजे में फिर हुकूमत पाकिस्तान ने यह फ़ैसला किया कि यह मैच होगा। और जब हुकूमत पाकिस्तान ने यह फ़ैसला किया तो उस पर जो बाकी जो बोर्ड्स थे, जिसमें बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है जिसके लिए पाकिस्तान ने स्टैंड लिया था, फिर श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड है, बाकी जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं उन्होंने भी बाकायदा तौर पर पाकिस्तान का और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का और पाकिस्तानी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि दुनिया एक बहुत बड़े मैच को देखने से महरूम रह जाती। क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स ने भी आईसीसी को कह दिया था कि अगर ये मैच नहीं होता तो फिर हम इस काबिल नहीं होंगे कि हम इस क्रिकेट को दिखा सकें और इसकी ब्रॉडकास्ट जो है हम लाइव दिखा सकें। तो एक तो ये अहम ख़बर है जिस पर हम बात करेंगे अपने पैनलिस्ट के साथ भी, अपने एक्सपर्ट के साथ भी। लेकिन इसके साथ साथ एक और अहम ख़बर वो ये है कि पीटीआई की जो एहतजाजी सियासत है वो शुरू है, लेकिन उस एहतजाज ने इस वक्त जो है वो बहुत तकलीफ़ दे सूरत हाल इख्तियार कर ली है। क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा की तरफ जाने वाले जो रास्ते हैं या मोटरवेज़ हैं या जो जीटी रोड है वो बंद कर दिया है तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने, या दूसरा रोज़ बंद किया हुआ है और उससे काफ़ी मुश्किलात का सामना है। यानी ख़ुद सूबे में बैठ के अपने ही सूबे को तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने बंद कर दिया है। उसमें ये रोड्स जो बंद हैं इसमें एम्बुलेंसेस को मसाइल का सामना करना पड़ा, बहुत से बीमारों को, ख़वातीन को, बच्चों को जो कि महवे सफ़र थे, अपनी अपनी मंजिल की तरफ जा रहे थे, वो अभी भी फंसे हुए हैं और वो मिन्नतें करते रहे तहरीक इंसाफ के कारकुनों की कि रोड खोल दें, हमें जाना है। इस दौरान 3 जो हैं वो जानें भी ज़ाया हो गई हैं। ये अफसोसनाक सूरत हाल हुई है मोटरवे में और मुख्तलिफ़ जगहों में जहाँ पे मिन्नतें करते रहे लोग कि हमारे बीमारों को जाने दें, नहीं जाने दिया गया। क्योंकि तहरीक इंसाफ ये कहती है कि जब तक हमारे बानी चेयरमैन का मुनासिब इलाज नहीं होगा तब तक वो ये एहतजाज जारी रखेंगे, बल्कि वो धमकी देते हैं कि हम इस एहतजाज के दायरे को बढ़ाएंगे। तो बहरहाल इस वक्त अगर हम देखें तो एक तरह से रियासती अमलदारी नहीं है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। वहाँ की इंतज़ामी मशीनरी, पुलिस, वो बिल्कुल एक उज़्व मुअत्तल की तरह है, वो मफलूज है, वो कुछ भी नहीं कर पा रही और लोगों ने वहाँ पे जो खैबर पख्तूनख्वा की तरफ जाने वाले रास्ते हैं उनको बंद किया हुआ है। इसके साथ साथ ख़ुद जो पीटीआई के वोटर्स हैं वो भी अब पार्टी पे बरस पड़े हैं कि ये किस किस्म की हुकूमत है कि अपने ही रास्ते उन्होंने बंद किए हुए हैं। तो एक तो इन मामलात पे भी बात करेंगे। चीफ़ ऑफ डिफेंस जो हैं फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वो जर्मनी के दौरे पर थे। उन्होंने म्यूनिख में एक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस से ख़िताब किया, अहम मुलाकातें भी की और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वो भी ऑस्ट्रिया के दौरे पर हैं। फ़ील्ड मार्शल ने जो वहाँ पर मुलाकातें की हैं उसमें एक तो जर्मनी के साथ जो 2 तरफ़ा दिफाई ताउन है उस पर भी तबादला ख्याल किया है। इसके साथ साथ जो दीगर हुकाम हैं, दीगर ममालिक के हुकाम हैं, उनसे भी मुलाकातें हुई। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से भी उनकी मुलाकात हुई और पाकिस्तान अमरीका के ताल्लुकात के हवाले से और जो पाकिस्तान और अमेरिका का ताउन है दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, उस हवाले से भी बातचीत हुई। तो इन तमाम मामलात पर आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। मेहमानों का तारुफ़ करवा मंजूर अहमद, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मंजूर साहब आपका शुक्रिया। बाबर गौरसी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, तज्ज़ियाकार बाबर आपका भी शुक्रिया। और क्रिकेट एक्सपर्ट खुर्रम मलिक साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मलिक साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आगाज़ करेंगे मलिक साहब, वही सूरत हाल है, अफसोसनाक सूरत हाल है। इस वक्त ख़बरें आ रही हैं रास्ते बंद हैं, लोग जहाँ हैं वो रह गए हैं, यानी इस्लामाबाद और पेशावर का, खैबर पख्तूनख्वा का आपस में रब्ता नहीं है। 3 जानें चली गई हैं। ये अफसोसनाक वाक़यात हमारे सामने। जी, वैसे बहुत ही अफसोसनाक बात है। देखिए, जमहूरियत में एहतजाज तो हर सियासी जमात का एक जमहूरी हक होता है, लेकिन ऐसा एहतजाज जिससे मुल्की अमलाक को नुकसान हो, लोगों के जानो माल से अब खेलें और कारोबारी और माशी नुकसानात हों, जलाओ गिराओ इंतशार की सियासत, तो इससे मुल्क को नाकाबिल तलाफ़ी पहले भी नुकसान हुआ है। और अब आप देख सकते हैं कि जो एक ऐसी जमात जो 13 साल से खैबर पख्तूनख्वा में बरस इक़्तिदार है,
अब उसी के कारकुनान अपने ही सूबे में सड़कों की बंदिश से जो मरीज़ है, देखिए जिस तरह 3 जानों का ज़िया हुआ, इंतहाई काबिल अफसोस है। इसी तरह हज़ारों लोग जो फंसे हुए हैं, जो कारोबारी सरगर्मी में मफलूज हो गई। तो इससे सिर्फ सूबे का नहीं है बल्कि मुल्क के इमेज को भी नुकसान हो रहा है, और इस तरह का जो एहतजाज है वो जमहूरी अक़दार के मुनाफी है। देखिए ये जो पोलराइजेशन की सियासत है, इससे देख सकते हैं आपके मुल्क के जो सियासी इस्तेगाम है उसको नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान हुआ है। तो अब ये PTI की जो रविश है, हम सोच रहे थे कि कुछ इसमें तब्दीली आएगी, लेकिन आप देख सकते हैं कि जो सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव खुद इसको लीड कर रहा है। तो इस तरह की एहतजाजी सियासत से, मनफी सियासत से, और ये जो महाजराई की सियासत है, देखिए वफाक के साथ एक टकराव की उनकी हिकमत अमली है, रियासती इदारों को मुलायम करने की उनकी जो पॉलिसी है, इस तरह मुल्क के इमेज को वो नुकसान पहुँचा रहे हैं, सूबे को नुकसान पहुँचा रहे हैं, और लोगों के मसाइल में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। तो इस तरह की सियासत को गुरेज करना चाहिए, और जो अपनी रेट है उसको इस्टेब्लिश करना चाहिए, क्योंकि सबसे अलमिया ये है कि जो वहाँ की पुलिस है, जो इदारे हैं, वो उसमें मुअत्तल बन गए, जिस तरह आपने इब्तदाई रिमार्क्स में कहा। और ये एक बहुत ही अफसोसनाक की बात है कि जो सूबे के पुलिस चीफ है या दीगर लोग हैं, उनको लोगों को रिलीफ देने के हवाले से और सड़कों की बंदिश का जो मामला है इसका नोटिस लेकर उसको खुलवाना चाहिए, क्योंकि अगर ये मज़ीद इसकी बंदिश रही तो यकीनी बात है कि कितने लोग हैं जो जिनको इलाज मुआलजे के लिए हॉस्पिटल में पहुँचाना है, और रास्ते बंद होने की वजह से उनको इलाज मुआलजा नहीं हो सकता और वो जानों से चले जाते हैं। तो ये सूरत हाल बड़ी गंभीर है और बड़ी अफसोसनाक है, और इस तरह की जो एक मनफी सियासत है उससे इदारों को और वफाक को और मुल्क के इमेज को और तमाम जो मामलात है उससे बहुत एक मनफी इमेज जा रहा है। तो इससे मेरे गुरेज करने की ज़रूरत है। बाबर, लेकिन गुरेज तो नहीं हो रहा ना आप, वो अब हर गुजरते दिन के साथ एहतजाज जो है वो एक नई शक्ल वो सामने लाते हैं और उसके बाद वो शुरू हो जाते हैं। बावजूद इसके कि हुकूमत ने ये फ़ैसला किया है कि बानी को मुंतकिल किया जा रहा है, अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है, इस वक्त प्रोसेस भी जारी है, इस तरह के दबाव डालने से क्या फ़ायदा होगा? देखिए जावेद साहब, बात यह है कि PTI की सियासत जो है उसका आगाज़ अगर देखें तो वो एहतजाज से होता है, और अगर उसका अख्ताम देखें तो अब वो भी एहतजाज से होता है। अभी आप देखें कि उन्होंने 2 साल के अंदर दूसरा चीफ मिनिस्टर ले आए हैं, और मुझे लगता है कि अगर जो इसको उन्होंने अहकामात दिए हैं बानी तहरीक ने जेल से रह के कि आपने जलाओ गिराओ करना है, आपने लोगों का जो ज़िंदगी है अजीरन बना देनी है, आपने वहाँ पे कोई फैसिलिटीज़ नहीं देनी, आपने जो है जितना आप देखें इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको तबाह करना है, उसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं देनी, ये डायरेक्शंस हैं, और ये उन्हीं डायरेक्शंस के ऊपर जो है वो काम कर रहे हैं। अगर इन्होंने एहतजाज की ही सियासत करनी है तो एहतजाज करने के भी बहुत से तरीके हैं। अभी आप देखें जो पॉलिटिकल मैच्योर जमातें होती हैं उनका एहतजाज करने का तरीका डिफरेंट होता है। मुझे एक जमात बता दें पाकिस्तान की कि जिसके साथ जो उनकी लीडरशिप है जेलों में नहीं गई, कोई एक जमात बता देंगे जिसके कारकुनों के साथ जो है ज़्यादतियाँ नहीं हुई। लेकिन ये एक पॉलिटिकल प्रोसेस है, इसमें तमाम चीज़ें जो हैं वो बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। आपको पॉलिटिकल मैच्योरिटी का मुजाहरा करना चाहिए था। जिन लोगों ने जो आपको खैबर से रख के पेशावर तक जिन्होंने वोट दिए हैं पूरे KPK प्रोविंस ने, उनका म्यार ज़िंदगी, उनकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसको आप जो है मफलूज कर रहे हैं, और उसका नुकसान किसको हो रहा है? जो तो आप देखें तबका है, बिज़नेस कम्युनिटी है, उसको हो रहा है। आप देखें जो रेडी बान है उनको हो रहा है, जो फ्रूट का काम करते हैं वहाँ पे उनको हो रहा है, छोटे छोटे कारोबार करने वालों होगा, और इसके साथ साथ जो ट्रांसपोर्टर हैं, जो डेली की आपने जो है रिक्शे वाले हैं, दूसरे इसी तरह आपने देखा छोटी सुजुकी का काम करते उनको हो रहा है, आम आदमी को इसका नुकसान हो रहा है। और आप जिस पहले ही आपने देखा है कि महंगाई की शरह जो है वो बहुत ज़्यादा है, आप उस सूबे में आप देख लें KPK में, तो आप अगर इसी तरह के काम करते रहे तो जो आम आदमी है उसका तो दिन गुजारना या ये 1 महीना गुजारना बड़ा मुश्किल काम है। आगे से माह रमज़ान आ रहा है, उन्होंने अपनी बहुत सी तैयारियां करनी है। और दूसरी बात यह है कि अगर आपने बानी तहरीक का इलाज की बात की है तो हुकूमत ने उस चीज़ को नोटिस लिया है, उसके प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि इनका इलाज किया जाए, उनका एक डॉक्टर मेडिकल बोर्ड बन चुका है, उन्होंने कहा है आप अपना बंदा दें, लेकिन अभी तक आप अपना बंदा ही जो है नॉमिनेट नहीं कर रहे। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मिनिस्टर हैं, उन्होंने ऑन दी फ्लोर ऑफ द हाउस और इसी तरह दूसरे एक प्रोग्राम में कहा है कि हमने तमाम फैसिलिटीज़ उनको दे दी हैं, मेडिकल बोर्ड बन गया है, जहां वो चाहते हैं जिस हॉस्पिटल में चाहते हैं अपने डॉक्टर जो उनका फैसला है, जो दूसरे डॉक्टर हैं उनकी मुआवनत में आए, हम उनका इलाज कराने के लिए तैयार हैं। लेकिन चूँकि ये इसको एक अना का मसला बना के बैठे हैं, इसको एक मीडिया के ऊपर प्रोजेक्शन देना चाहते हैं, क्योंकि कारकर्दगी इनकी ज़ीरो है, गवर्नेंस इनकी ज़ीरो है। इसके साथ साथ आप देखें कि कोई इनकी ऐसी परफॉर्मेंस नहीं है जिसको ये शो कर सके। अब एक जो है बानी की जो सेहत है उसका मसला बना के ये दुनिया को दिखाना चाह रहे हैं। लेकिन मुझे बताएं कि इससे पहले जो लीडरान थे क्या जेलों में वे बीमार नहीं हुए? क्या आसिफ अली जरदारी जेल में बीमार नहीं हुए? क्या मोहम्मद नवाज शरीफ जेल में बीमार नहीं हुए? क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो जेल में बीमार नहीं हुए? इससे पहले
पहले और बहुत सी लीडरशिप है, जो सेकंड लेयर्स की लीडरशिप है वो भी बाहर हुई। आपने देखा कि और भी दूसरे लोग हैं, लेकिन कभी उन्होंने इस तरह की तहरीकें नहीं चलाई, कभी उन्होंने ऐसी बात नहीं की। उन्होंने कहा हमें जो डॉक्टर चाहिए, लेकिन उसके बावजूद उस वक्त की जो इंतज़ामिया थी वो अपने डॉक्टर्स प्रोवाइड करती थी, उन्हीं से उन्होंने इलाज करवाया, उन्हीं से उन्होंने टेस्ट कराए, तमाम चीज़ें की। तो इनको भी इस पर कंप्रोमाइज़ करना चाहिए था, लेकिन चूंकि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान को मफलूज कर दिया जाए, पाकिस्तान का निज़ाम जो है मुअत्तल कर दिया जाए, इलाज पानी का लेकिन वो हक है, वो जी, जाहिर है, हाँ। वो उससे ना लेकिन हुकूमत इनकार स्टेट कर जो है रही ये है, इन चीज़ों से डरेगी नहीं और ना ही इंतजामिया चीज़ों इनकार कर रही जी। है, बिल्कुल। लेकिन एक बात जो है वो हम शेयर करते चलें अपने नाजरीन के साथ कि ज़ाहिर है इस वक्त जो रास्ते बंद हैं उसकी वजह से अब ज़ाहिर है पंजाब और सिंध से आने वाले जो ट्रक्स हैं वो खड़े हुए हैं। वो खैबर पख्तूनख्वा में ज़ाहिर है सब्ज़ियाँ हैं, उसमें दालें हैं, उसमें और बहुत सी चीज़ें हैं, घी है, बहुत सी चीज़ें हैं, वो सब जो है एक तो ख़राब भी हो रहे हैं, और दूसरी बात जो अहम बात है कि ये सब कुछ ऐन उस वक्त हो रहा है कि जब रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना आपसे चंद दिन बाद शुरू होने वाला है। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के जो अवाम हैं उनको आने वाले दिनों में किस किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ेगा। मेरी आज भी खैबर पख्तूनख्वा में बहुत से ज़िलों में और शहरों में लोगों से बात हुई। उन्होंने मुझे बताया, ज़ाती हैसियत में उन्होंने मुझे बताया कि दुकानदारों ने जो अशियाए खुरनोश हैं उनकी जो कीमतें हैं वो बढ़ाना शुरू कर दी हैं। तो ये खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को कुछ होश के नाखुन लेने होंगे कि ये लोग क्या कर रहे हैं। मलिक साहब। जी बिल्कुल, हमने दुरुस्त कहा। देखें, एक तो सुबह बदअमनी का शिकार है, आप देख सकते हैं कि वर्स्ट काइंड ऑफ सिक्योरिटी सूरत हाल है, और दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ऐसी सूरत हाल में इस तरह की एहतजाजी सियासत और फिर लोगों की जानो माल से खेलना, जिस तरह आपने कहा, देखें अशिया खुर्दनोश की कीमतों में कितना इजाफा हो गया, और उनकी जो अशिया की तरसील है उसके रास्ते में जब ऑब्स्टेकल पैदा की जाएंगी तो यकीनी बात है कि वो उसकी न सिर्फ शार्टेज हो जाएगी बल्कि लोगों को बहुत महंगे दामों अशिया मिलेगी। तो ये सारी जो सूरत हाल है ये बहुत गैर जिम्मेदाराना सियासत है। सियासी देखें अकदार होती हैं, सियासी जो वैल्यूज़ होती हैं उनको आप होल्ड करना बड़ा ज़रूरी होता है। जैसे बाबर साहब ने बड़ा दुरुस्त कहा कि हमारी जितनी सियासी क़यादत है वो इंतकाम को भी शिकार। माजी में आप देखें किसी ने पॉलिटिकल जो विक्टिमाइजेशन है उस बयानिए को उन्होंने इख्तियार नहीं किया है। ये वाहिद एक सियासी जमात है जो मजलूमियत को भी रोना ले रही है और वो कह रही है हम पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन को भी शिकार है। आप इसके बावजूद देख सकते हैं कि 13 साल से एक जमात बरसकदार है उस सूबे में, लेकिन वहाँ आप देख सकते हैं गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है। आप देख सकते हैं कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है, अनरेस्ट है लोगों में, और हेल्थ देख लें, एजुकेशन देख लें, इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें, और इसका मुआवजा दीगर सूबों से कर लें, पंजाब से कर लें। आप देख लें कि वहाँ सोशो इकनॉमिक जो डेवलपमेंट है, जो आए रोज़ प्रोजेक्ट चीफ मिनिस्टर पंजाब शुरू कर रही है, सिंध का देख लें, बलूचिस्तान की सूरत हाल देख रहे हैं। लेकिन इस सूबे की जो पसमानदगी है उसकी जो जिम्मेदार है मौजूदा क़यादत है, और ये हम देख सकते हैं कि उनकी महरूमियों में इजाफा करने की जिम्मेदार जो है वो PTI की क़यादत है। और यही अगर उनको सियासी रविश रही तो यकीनी बात है कि लोग जिस तरह आप उनके वोटर सपोर्टर भी नफरत करने लगे। आज आपने देखा होगा कि जो KPK से तलक रखने वाले लोग हैं वो इस पर हैरत का भी इजहार कर रहे हैं, तशवीश का भी इजहार कर रहे हैं कि ये ऐसी हुकूमत है जो खुद ही सूबे को बंद कर रही है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही काबिल मज़म्मत चीज़ है, और इसकी वजह से लोगों के जो मसाइल है बिलखुसूस रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीना उससे पहले लोगों को ज़ाहिर है कि वफाकी हुकूमत जिस तरह देखें कल अरबों रुपए के एक पैकेज का अनाउंस किया प्राइम मिनिस्टर साहब ने, तो जहाँ वफाकी हुकूमत रिलीफ देने की कोशिश कर रही है, सूबाई हुकूमत की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने वोटर को सपोर्टर को जो सूबे के अवाम है उनको रिलीफ दे। बजाय रिलीफ देने के उनके लिए आप मसाइल पैदा कर लें और उसकी वजह से उनकी जो ज़िंदगी है वो जीरन हो रही है। तो इस सूरत हाल से मैं समझता हूँ कि बहुत एक गलत जो इमेज है वो जा रहा है, और ये सब ऐसे वक्त में हो रहा है बाबर के जब CDF जो हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब वो म्यूनिख में थे, सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस से वो खिताब कर रहे थे, मुलाकातें हो रही थी, वज़ीर आज़म ऑस्ट्रिया रवाना हो गए। यानी सिविल और मिलिट्री डिप्लोमेसी और इकनॉमिक डिप्लोमेसी वो इस वक्त जो है वो प्रोएक्टिव है और मुतहर्रिक है, और ये सब कुछ ऐसे वक्त में हो रहा है। अच्छा, ये देखें आपने कितनी तमाम चीज़ों को कनेक्ट कर दिया, और इनका आपस में बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ होता है कि अब देखें कि अगर आप सिक्योरिटी वाइज बिल्कुल सॉवरन हैं और आपका मुल्क ठीक है तो दुनिया जो है वो इकोनॉमिकली आपके पास आती है। डिफेंस में आपने देखा 10 मई का हम हमेशा हवाला देते हैं, उसके बाद से आपने देखा कि पाकिस्तान की जो वैल्यू बढ़ी है वो दुनिया के सामने है। ऑस्ट्रिया में जो है प्राइम मिनिस्टर जो है वहाँ पर जा रहे हैं, कॉन्फ्रेंस है वहाँ पे, इकनॉमिक फोरम टाइप का एक वहाँ पे इजलास हो रहा है, तो उससे भी वो समिट है जो इकोनॉमी की, उससे भी वो खिताब करेंगे। और वहाँ पे जितने भी लोग आए होंगे जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, प्रेसिडेंट हैं, उनसे मिलेंगे। और आप देखिए जनरल सैयद आसिम मुनीर जो हैं वो इस वक्त म्यूनिख में है, जो सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हो रही है। पूरी दुनिया की जितने सिक्योरिटी एडवाइज़र्स हैं
चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, उसी तरह उनके जो डिफेंस से रिलेटेड जितने भी हेड ऑफ डिफेंस है वो वहाँ पर मौजूद हैं। और उन्होंने आपने देखा है कि खिताब भी किया और उसमें उन्होंने बताया कि पाकिस्तान जो है सबसे ज़्यादा जो ख़तरात थे या दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जिसने जंग लड़ी है और हमने अपनी सिक्योरिटी को कैसे प्रोटेक्ट किया, इसको कैसे बेहतर किया, और आज हम सिक्योरिटी की उस लहर यानी कि लेयर पर पहुँच चुके हैं कि सबसे प्रोटेक्टेड लेयर जो है वो दुनिया कह रही है कि पाकिस्तान सिक्योरिटी के हवाले से है। और उन्होंने साथ आपने देखा है कि जो मार्को रूबियो हैं, जिस तरह आपने अपने इंट्रो में कहा, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं अमेरिका के, वो उनसे भी मुलाकात की। फिर लेबनान के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उनसे उन्होंने मुलाकात की। ब्राज़ील के जो आर्मी चीफ हैं उनसे मुलाकात की। इसी तरह डिफेंस मिनिस्टर हैं जो आपने जर्मनी के, उनसे मुलाकातें की। और उनका मकसद क्या था? हम ये चाह रहे हैं कि जो पहले हमारे मुआहदे हुए हैं, जिस तरह की सऊदी अरेबिया के साथ है, हमारा चाइना के साथ है, हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनना चाह रहे हैं। अब देखिए जर्मनी की जब हम बात करते हैं तो जर्मनी जो है यूरोप का सिक्योरिटी वाइज सबसे स्ट्रांग मुल्क है। और आप देख लें कि इकोनॉमिकली भी वो सबसे स्ट्रांग है और डिफेंस के तौर पर भी वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। और अब हम चाह रहे हैं कि किसी तरीके से जो हमारा मुआहदा है वो जर्मन जो है हुकूमत है और जर्मन जो डिफेंस है उनके साथ हो जाए, ताकि हम अपना जो डिफेंस है और हमारी जो डिफेंस प्रोडक्शन है उसको पूरी दुनिया जो है वो अब उसकी जानिब राग़िब हो चुकी है। राग़िब हो चुकी है। और उसकी वाज़ेह मिसालें आप देख लें, JF थंडर जो है 17, उसके साथ साथ हमारी जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है, इसके अलावा जो हमारा जो टेक्टिकल्स की तमाम चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा इस वक्त देखें दुनिया इसको ना सिर्फ आपने देखा है कि डिफेंस एक्सपो जो हुई रियाद में, वहाँ पर भी इसी तरह जो जितने भी आइडियाज़ की तरह की हम अपनी जितनी एक्सपोज करते हैं, टर्की में जो एक्सपोज हुई हैं उसमें भी उन्होंने कहा है कि हम बहुत सी जो डिफेंस प्रोडक्ट्स हैं वो पाकिस्तान से लेना चाहते हैं। अब देखिए ये जो आर्मी चीफ का ये जो सिक्योरिटी वाइज जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसकी वजह ये है कि हम दुनिया को बता रहे हैं कि हमें जो सबसे ज़्यादा थ्रेट है सिक्योरिटी वाइज वो हमें अपने जो हमसाया मुल्क है इंडिया के साथ है, क्योंकि वो हमेशा प्रॉक्सीज़ के ज़रिए जो है वो हमारे जो सिक्योरिटी ब्रीचेस हैं उसको ब्रीच करता है। और हम ये उनको मैसेज दे रहे हैं कि इनको पूरी दुनिया के सामने ये होना चाहिए कि इनको ये नहीं करना चाहिए। अगर जंग लड़नी है तो जिस तरह 10 मई को की है हम उसका जवाब देंगे। वो जंग तो फिर अब वो तो तसव्वुर ही नहीं कर सकते ना। ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उसका तो वो तसव्वुर ही नहीं कर सकते। जो हमने सबक सिखा दिया है यहाँ मैदान जंग में तो हमने सबक सिखा दिया है। खुर्रम मलिक साहब, अब ज़रा क्रिकेट की बात कर लेते हैं। आज जो है वो ज़ाहिर है क्रिकेट फीवर है, हर जगह क्रिकेट ही की बात हो रही है। और अब जो है आप समझे कि एक घंटा रह गया है मैच शुरू होने में, क्योंकि आधा घंटा रह गया है टॉस होने में। मज़ा ना आ जाए कि आज इस मैदान में भी हम हरा दें? नहीं जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि एक देखें हाई वोल्टेज मैच है और इस मैच का देखिए सिनेरियो पिछले मैचेस से टोटली देखिए जिस तरह का पीछे आपको पता है सिनेरियो बना, पाकिस्तान ने बाइकआउट किया स्पेशली अगेंस्ट इंडिया से खेलने के लिए, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इस चीज़ पे अप्रिशिएट भी करना चाहिए। फिर उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस लिया। देखिए फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में आपको नज़र आया कि BCCI जो है उनकी डोमिनेंस आपकी ख़त्म हुई। क्योंकि देखिए प्रीवियसली आपने जब भी देखा बिग 3 का इशू हो, वैसे भी हो, इवन आप रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल में भी देख लें, देखिए 600 जो % आता है उसमें से 210% जो है आपका इंडिया को जाता है, पाकिस्तान को जो 34% आता है। और इन फ्यूचर हो सकता है कि इसके ऊपर भी कोई चीज़ों पे डिस्कस हुआ, स्पेशली रेवेन्यू के हवाले से। और पाकिस्तान और इंडिया का मैच आपको पता है कि हमेशा से एक हाई वोल्टेज मैच तो होता ही है। और इसके बाद जो रिसेंटली जो एशिया कप में इंसिडेंट हुआ, नो हैंडशेक पॉलिसी टोटली स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के हवाले से, तो आज इस चीज़ को भी देखा जाएगा। हालांकि देखिए मैं वैसे कुछ कोई कहीं तो खबरें आ रही थी कि शायद आज फिर नो हैंडशेक हो। ये भी एक बड़ी अजीब सी बात है, यानी दोबारा से वही सियासत, वही जो BCCI जिस तरह से सोचती है, जो उनकी क्रिकेट है। असल में देखें पॉलिटिक्स को हमेशा स्पोर्ट्स से दूर रखा जाए। देखें स्पोर्ट्स की डिप्लोमेसी डिफरेंट है, और देखें आपको पता है ये प्लेयर्स जो होते हैं एक एम्बेसडर होते हैं और जाके देखें पूरी दुनिया के अंदर एक रोल मॉडल होते हैं। और दूसरे एंड पे देखें क्रिकेट इज़ अ गेम ऑफ जेंटलमैन, और दूसरे एंड पे आपको कहते हैं कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। और देखें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट में वैसे भी आपको जाना चाहिए, गुड जेस्टर के लिए पहले आपको हैंडशेक करना चाहिए। हालांकि ये कहीं कवानीन में मेंशन नहीं है, पर ये एज एथिकल। हाँ, एज एथिकल। अच्छा, मैं चाहूँगा कि एक और चीज़ मैं ऐड करूँ, फिर उसी पे आप कमेंट कीजिएगा, चूँकि वो इससे जुड़ी हुई है, क्योंकि बात फिर बहुत आगे निकल जाएगी। अभी प्रोग्राम में बैठने से थोड़ी देर पहले मैंने संजय मंजरेकर का ट्वीट देखा, और संजय मंजरेकर ने लिखा हुआ था कि यार ये क्या बात हुई कि इंडियन प्लेयर्स जो हैं वो हैंडशेक नहीं करते। अगर आपने क्रिकेट खेलनी है तो या तो आप खेलें नहीं फिर पाकिस्तान के साथ, या अगर आपने खेलनी है तो फिर आप जो क्रिकेट के एथिक्स हैं, जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, उसके मुताबिक खेलें। यानी ये संजय मंजरेकर ने ट्वीट किया है।
नहीं, बिल्कुल देखें पास्ट में भी बड़ी अच्छी एग्जांपल रही हैं, बड़े अच्छे रिलेशंस रहे हैं पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की इंडियन क्रिकेट के साथ। जिस तरह से बायलैटरल सीरीज़ होती थी और काफ़ी अर्सा हो गया बायलैटरल सीरीज़ हो नहीं रही। और दूसरे एंड पे देखें बीसीसीआई ने इस चीज़ पे भी किया था, एक मुआहदा भी पहले तय हुआ था कि बायलैटरल सीरीज़ होगी, पाकिस्तान वहाँ जाएगी, इंडिया यहाँ टीम ट्रैवल करके आएगी, और वो भी उस पर भी फुलफिल नहीं कर पाए। फिर बिग 3 वाला इशू हुआ, फिर अभी ये रिसेंटली जो इंसिडेंट हुआ है। और देखें मैंने अभी आपसे जैसे कहा कि एथिकल वैल्यूज़ भी होती हैं, देखिए आप अपने कल्चर और वैल्यूज़ को भी शो कर रहे होते हैं, नॉर्म्स और वैल्यूज़ होती हैं। और स्पोर्ट्स में हमेशा से गुड जेस्टर के लिए यही कहा जाता है कि पहले आप जाएँ स्पोर्टमैन के मुजाहरा करें। और ख़ासकर देखें पाकिस्तान और इंडिया का मैच है आज, इसका सबसे ज़्यादा फोकस जो है ना वो आपका दारोमदार है आज के टॉस पे, और टॉस जो है आज बहुत ज़्यादा वाइटल रोल प्ले करेगा। और दूसरे एंड पे देखें सब ये चीज़ें सिनेरियो होने के बाद थोड़ा सा जो पैनिक बटन है ना वो इंडिया के ऊपर ज़रूर है, क्योंकि जिस तरह से सिनेरियो क्रिएट हुआ है, पाकिस्तान ने बैक टू बैक 3 मैचेस हराए, वाइट वॉश किया ऑस्ट्रेलिया को, वन ऑफ द टॉप टीम को देखें T20 में हराना इट इज़ नॉट अ ईजी टास्क। फिर उसके बाद पाकिस्तान ने बैक टू बैक 2 मैचेस जीते, और देखिए T20 के अंदर हमेशा पाकिस्तान ने बहुत अच्छे स्पेशलिस्ट स्पिनर भी प्रोड्यूस किए, ऑलराउंडर्स भी प्रोड्यूस किए, फिर इसके अलावा अच्छे बैटर भी प्रोड्यूस किए। और जिस तरह से भी आपने भी देखे विजुअल्स चल रही हैं पिछले 1-2 दिन से, जो सूर्य कुमार यादव जो है खासकर स्पिनर के हवाले से, उस्मान तारिक, हाँ इस पे मैंने आना है, लेकिन दोबारा से हम उस बात पे जाएंगे। जैसे पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को यहाँ पे शिकस्त दी, उनको हराया, सीरीज़ हराई, साउथ अफ्रीका को हराई, फिर ऑस्ट्रेलिया को 3-0 किया, ट्राई नेशन जीता। जी हाँ बिल्कुल। और इंडिया में जब वो गए तो इन तीनों टीमों ने इंडिया को हरा दिया, और ख़ुद उनके जो जर्नलिस्ट है सुशांत महतू और विक्रांत गुप्ता, वो वहाँ पे कह रहे थे कि यार ये कौन सी टीम है यार, ये पाकिस्तान से ही कुछ सीख ले। यानी पाकिस्तान ने इन टीमों को हराया है अपनी विकेटों पे, और आप लोग वो अपनी अपनी मर्जी से विकेटें बनाई हैं और आप हार गए। देखिए सब कॉन्टिनेंट के हवाले से अगर देखा जाए तो हमेशा से स्पिनर्स जो डोमिनेट करते हुए आते हैं। आपने सही कहा, देखें इंडिया को काफ़ी अरसे के बाद साउथ अफ्रीका ने भी टेस्ट हराया, और स्पिनर्स उसमें डोमिनेट करते रहे, महाराज वगैरह सारे, और बुमराह की बड़ी अच्छी क़यादत रही, वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप में भी नंबर 1 रहे, उसके बाद कंजर्वेटिव उनकी विन्स आ रही हैं। और दूसरे एंड पर अगर देखें हेड टू हेड अगर देखें तो इस चीज़ में देखें कोई दो राय नहीं है कि इंडिया ने पास्ट में आईसीसी में पाकिस्तान को 16 में से 15 में फतवात हैं, और पाकिस्तान ने पाकिस्तान का एक जो फतवात थी T20 में दुबई, पाकिस्तान 10 विकेट से हैवी मार्जिन से जीती थी। और जैसे अभी मैं कह चुका हूँ कि देखें टास्क पे बड़ा दारोमदार है। फिर उसके बाद देखें हाई वोल्टेज मैच होता है तो शुरू के जो पावर प्ले है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं। अगर पाकिस्तान और इंडिया पहले बैटिंग करता है तो पाकिस्तान के लिए शाहिनशाह अफरीदी का स्पेल जो है बहुत इंपॉर्टेंट होगा। देखिए शुरू की नई बॉल से वो रिहैब करने के बाद आए हैं, अपनी फॉर्म में वापस आए हैं, शुरू में आते हैं, और दूसरे एंड पे देखते हैं कि उनके साथ पेसर में सलमान मिर्ज़ा को चांस दिया जाता है कि फ़हीम अशरफ साथ आते हैं बॉल करने के लिए जो है ना। और फ़हीम अशरफ ने बाय पैसिव टाइम काफ़ी अपने आप को ग्रूम भी किया है, और नीदरलैंड का जिस तरह नेल बैटिंग मैच था 1 साइडेड लेके आखिर में जीते। और इंडिया की तरफ देखा जाए तो देखिए उनके पास अच्छे उनके पास पावर हिटर मौजूद हैं, संजू सैमसंग हैं, फिर अपना अभिषेक जो है, अभिषेक जाते के साथ ही आपको पता है कि अटैकिंग गेम खेलते हैं, काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव इनिंग खेलते हैं, और शुरू में अगर पाकिस्तान विकेट्स ले लेता है तो पाकिस्तान के लिए एक स्लाइटली एज हो जाएगा। अगर दूसरे एंड पे पाकिस्तान अगर बैटिंग करता है तो पाकिस्तान को इस मैच के अंदर फ़खर जमान को ज़रूर चांस देना चाहिए। लेकिन फ़खर जमान ने हमेशा से अगेंस्ट इंडिया बहुत अच्छा परफॉर्मेंस की है, और सब्ज़र फरहान की आप रिसेंटली देख लें एशिया कप में जिस तरह से बुमराह को पावर हिटिंग 3-3 छक्के भी मारे हैं एक ओवर में, तो वो थोड़ा सा डोमिनेट ज़रूर करेंगे। वो तो हिम्मत उन्होंने पकड़ी, फिर बाकी प्लेयर्स ने भी हिम्मत पकड़ी, और साउथ अफ्रीका ने भी फिर बुमराह को मारना शुरू किया। बिल्कुल ऐसे बाकी प्लेयर्स ने भी मारना शुरू किया। मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूँ जी मलिक साहब, आप बताएं क्या आज इंशाल्लाह जो है एक स्पिरिट ऐसी है कि मैच जीतेंगे हम इंशाल्लाह? जी यकीन जीतेंगे। करोड़ों जो शायकीन क्रिकेट है उनकी जो नज़रें वो जमी है इस मैच पे, और ये दुनिया क्रिकेट का बहुत बड़ा एक मार्का है, और यकीनी बात है कि जो क्रिकेट डिप्लोमेसी है उसका वर्ल्ड वाइड एक बड़ा अच्छा इंपैक्ट होता है। जैसे मलिक साहब ने ठीक कहा कि सियासत और क्रिकेट और स्पोर्ट्स को अलग रखना चाहिए, लेकिन जो भारत है हमेशा से एक मौदाना रवैया रहा है, एक हटदर्मी रही है, और उस हटदर्मी की वजह से आप देखते हैं कि क्रिकेट की जो स्पिरिट है उसको भी नकाबले तलाफी नुकसान पहुंचता रहा है। तो पाकिस्तान ने तो हमेशा बहुत इस स्पोर्ट्स को हमेशा प्रमोट किया है, और हमारी जो टीम है वो बिल्कुल हाई स्पिरिट में है, और यकीनी बात है कि करोड़ों शायकीन की दुआएं भी उनके साथ हैं। जो बैटिंग लाइन है उसमें एक तसलसल भी हम देख रहे हैं, और इसी तरह जो मिडल ऑर्डर है उसमें भी एक इस्तेकाम नज़र आ रहा है। तो यकीनी बात है जितने खिलाड़ी हैं उनके बहुत ही अज़ाइम जो है वो बुलंद है, और बड़े शायकीन जो है बड़े संजीदगी से इस मैच को देखेंगे। और जिस तरह आप देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ी तादाद जो है शायकीन की वहाँ भी पाकिस्तान में एक बड़ी तादाद आप कोलंबो स्टेडियम में देखेंगे। तो इस मैच से यकीनन जो है वो पाकिस्तान आज जीत के पाकिस्तान अब
जो टीम है अपना मुल्क का नाम रोशन करेगी। कोलंबो तो क्या पूरी दुनिया में जो है आज ये मैच देखा जाएगा बाबर, और ये बड़ा यकीनन इंटरेस्टिंग मैच होना चाहिए। जी हाँ, देखें जो आपने बात की थी ना इंट्रो में कि जो ब्रॉडकास्टर हैं उन्होंने भी कहा है कि अगर ये मैच नहीं होता तो हम क्या करेंगे, हम लॉसेस में चले जाएंगे। तो आप इसका ये देख सकते हैं कि 2.5 अरब की आबादी उनकी है, 25 करोड़ की हम की है बांग्लादेश की, और ये डाल के तकरीबन 3.5 अरब जो है ये तो हम जो है क्रिकेट देखने वाले। अब आप यूएस सिर्फ एशिया में, एशिया की बात, ऑस्ट्रेलिया जाए तो तकरीबन 6 अरब के करीब जो लोग हैं जिस तरह फुटबॉल को देखते हैं, आप क्रिकेट जो है उसको भी देखेंगे। और जो मैच की बात है, मुझे ये लगता है कि जो कोलंबो है श्रीलंका है वो हमेशा पाकिस्तान के लिए बड़ा लकी रहा है। और बड़े अरसे के बाद T20 वर्ल्ड कप में, जिस तरह हम वर्ल्ड कप में या T20 में इंडिया को हमने हमेशा हराया, अगर एवरेज भी देख लें तो आज हमने उसको ज़्यादा हराया, लेकिन वर्ल्ड कप और T20 में वो हमसे ज़्यादा मैचेस जीते हैं। मुझे लगता है कि आज पाकिस्तान जो है कम बैक करेगा। और पाकिस्तान की जो प्लेयर्स हैं वो उन्होंने एक बात आज ठान ली है कि हमने अब प्रेशर लेके नहीं खेलना, डू और डाई वाली बात करनी है। क्या ज़्यादा ज़्यादा यही हो जाएगा ना, हार जाएंगे। जिस दिन पाकिस्तान की टीम जो है डू और डाई वाली बात करेगी, बिल्कुल रिलैक्स होकर खेलेगी, प्रेशर नहीं लेगी, वो इंडिया को मैच हरा देगी। इंडिया के ऊपर एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान से ज़्यादा प्रेशर है, क्योंकि उन्होंने अपनी कारकर्दगी को मेनटेन करना है, हमने उस मेंटेनेंस जो उन्होंने की है उसको ब्रेक करना है। तो इसलिए मुझे लगता है कि पाकिस्तान के जो इस वक्त जिस तरह आगा साहब जो हैं कैप्टन हैं और दूसरे प्लेयर्स हैं, वो बड़े आज किसी न किसी तरीके से वो सोच रहे होंगे कि हम क्यों ना लोग, हर जो देहात का आदमी है पाकिस्तान का, इसी तरह जो शहर का है, बड़े शहर का है, वो हमारे नाम ले, हम अच्छी से अच्छी परफॉर्मेंस दें। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी वो देना चाहते हैं और कलेक्टिवली भी वो चाहते हैं कि किसी तरीके से हम इंडिया को हराएं। दूसरी बात यह है कि अगर आप देखें तो जो दुनिया भी है वो भी इस मैच को देखेगी। जिस तरह मलिक साहब ने बात की है कि दुआएं हमेशा हमें जितवाती हैं, और इसकी वाज़ेह मिसालें आपको पता है, इससे पहले हम जो वर्ल्ड कप जीते हैं उसमें भी ऐसे मिसहैप्स हुए, तो उसके बाद हमने वर्ल्ड कप जीते। तो इसलिए वो ऐसे करके हम जाते हैं और बस तो दुआएं अब पाकिस्तान की भी हैं, फलां हार रहा है, फलां जीत रहा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि पाकिस्तान की टीम हाई स्पिरिट में है, और हमारे जो है मोहसिन नकवी साहब पीसीबी के जो हेड हैं वो भी वहाँ पहुँच चुके हैं। ठीक है। अच्छा, ये खुरम अब आते हैं ज़रा उस्मान तारिक की बात करते हैं। उस्मान तारिक का ताल्लुक मेरे शहर से, ज़ाहिर है हमें इस बात पे फ़ख्र है, नौशहरा से। उसने मेहनत बड़ी की, और आज नतीजा ये है कि कुछ ही अरसा हुआ है कि उनका जो है वो डेब्यू हुआ, और उसके बाद वो इस वक्त जो है वो भारतीय कैंप पे एक ख़तरा सा बना हुआ है। आपने देखी होगी वो जो अभी एक फुटेज आई है, एक्स पे हम देख रहे थे कि जब वो ग्राउंड में एंटर हो रहे थे, गाड़ी से निकल रहे थे, तो वो कैसे विक्रांत गुप्ता ऐसे करके पीछे खड़े थे और यूं करके देख रहे थे उनको, और कैसे कैसे प्रोग्राम्स हुए हैं उनकी बॉलिंग पे। हालांकि 2 बार आईसीसी उनको क्लियर करार दे चुका है। ये उनके बिल्कुल जहन पे जो है वो छाए हुए हैं उस्मान तारिक। नहीं, बिल्कुल देखें, एक काफ़ी अरसे के बाद दुनिया के अंदर एक ऐसा स्पिनर आया है, मिस्ट्री बॉलर आया है, जो टोटली देखें अनयूजुअल है, और अपोनेंट बैट्समैन उसको अभी तक समझ ही नहीं पा रहे। जिस तरह से आपने बताया उनका नौशहर से तारुक है, उनका डेब्यू हुआ, फिर देखें उनको असल जो वेटेज जो मिला वो सिंध प्रीमियर लीग हुई, वहाँ से उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया। फिर उसके बाद ये PSL के अंदर है, पाकिस्तान सुपर लीग में कोयटा ने उसको अपने साथ पिक किया और वहाँ पे बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दी, और फिर आते के साथ ही उन्होंने इंटरनेशनल अर्नी के अंदर एक काफ़ी बम्बार्टमेंट की। और देखें, एक ऐसा बॉलर है कि उनके पास नंबर ऑफ़ वैराइटीज़ हैं। वैसे जो स्पिनर होते हैं उनके पास 2-3 वैराइटीज़ होती हैं, और दूसरा कर लेते हैं, सीधा बॉल कर लेते हैं, ब्रेक बॉल कर लेते हैं। इनके पास देखिए नंबर ऑफ़ वैराइटीज़ हैं। ये मतलब 6 की 6 डिफरेंट ट्रेजेक्ट्री में बॉल करते हैं, और फिर जब ये आते हैं ना, थोड़ा सा ये पॉज करते हैं ना, वो थोड़ा सा अपोनेंट बैट्समैन के लिए वो डिस्टर्बिंग होता है। और जिस तरह से अभी आपने सही कहा, देखें सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा विजुअल्स चल रही हैं सूर्य कुमार यादव की, हालांकि वो उसकी एक्शन को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो कर नहीं पा रहे। देखें, एक्शन इज़ अ डिफरेंट थिंग, वैरायटी इज़ अ डिफरेंट थिंग। जब आप बॉल करते हैं, बॉल डिलीवर करते हैं, तो वो आपको कहाँ से आपने पिक करना है, आपके मतलब गैदर पोजीशन क्या है, बैक फुट लैंडिंग क्या है, फ्रंट फुट लैंडिंग क्या है, डिलीवरी स्ट्राइक क्या है, फिर आपको डिलीवरी साइड में जाके पता चलता है कि आप बॉल कहाँ पे जाके कर रहे हैं। और दूसरे एंड पे आपने जहाँ से बात की उस्मान के हवाले से, ही इज़ अ ट्रम्प कार्ड, और ज़ाहिर सी बात है इंडिया के जो टॉप जो 3 ऊपर के प्लेयर्स हैं वो लेफ्ट हैंडेड है। पाकिस्तान को थोड़ा सा चांस लेना चाहिए स्लाइटली कि इनको शुरू के पावर प्ले के अंदर आके लेके आए। जिस तरह से अभिषेक शर्मा है जाके हिटिंग करते हैं, वो उनके अगेंस्ट जो है ना काफ़ी वो ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। ठीक। और सलमान ने तो ये कहा था कि अब सिर्फ उस्मान तारिक नहीं, हमने तो तमाम प्लेयर्स ने बड़ी भरपूर तैयारी कर रखी है।
जी बिल्कुल, मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले भी कहा कि पाकिस्तान का माशाल्लाह बहुत अच्छा एक कॉम्बिनेशन बन चुका है। रिसेंटली आपको पता है कि हमेशा से पाकिस्तान की टीम जो T20 के हवाले से फेवरेट रही है। देखिए T20 के अंदर वैसे तो आप कोई प्रोडक्ट नहीं कर सकते, जिस तरह से अभी भी एसोसिएट्स ममालिक उन्होंने काफ़ी ज़्यादा टफ टाइम दिया है। अगेंस्ट इंग्लैंड देख लें, नेपाल ने आके एक नेल बैटिंग मैच हुआ और आखिर में जाके 4 रन से उन्होंने मैच जीता। और दूसरे एंड पे आपने जिस तरह से अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका का मैच देखा, तारीख में देखें काफ़ी अरसे के बाद 2 सुपर ओवर हुए। तो देखें इस तरह की आप एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं कि जिम्बाब्वे ने इंग्लैंड को हरा दिया। देखें लास्ट भी वर्ल्ड कप हुआ था, तो जिस तरह से भी आपने बात की, इफ एंड बट था कि उसमें भी कोई एक्सपेक्टेड नहीं था कि नीदरलैंड साउथ अफ्रीका को हराएगा, पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। पाकिस्तान ने इस तरह से क्वालिफाई किया। और देखिए खासकर जो T20 के हवाले से मैंने हमेशा से कहा है कि 2 ओवर जो है टोटली आपका मैच का सिनेरियो चेंज कर देते हैं, ख्वाह वो अच्छे आपकी बॉलिंग में आए, वो आपके बैटिंग के अंदर हो। और देखें आजकल मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर और मॉडर्न डे के अंदर खासकर स्पेशली मैं क्रिकेट के हवाले से जदीद टेक्नोलॉजी आ गई है और लोग जो है अपना काफ़ी ज़्यादा उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। और स्पेशली देखें अपोनेंट बॉलर्स के आपके पास वीकनेस भी पता होती है, स्ट्रेंथ का भी पता होती है, फिर किस ट्रेजेक्टरी में बॉल कर रहे हैं, और डिफरेंट दुनिया में सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं, उसके हवाले से आप कर सकते हैं। फिर दूसरे एंड पे पाकिस्तान जो है काफ़ी जेल नज़र आई है। खासकर मैं कप्तान की मैं ज़रूर बात करूँगा, सलमान अली आगा की, जिस तरह से उन्होंने बाय द पैसेज ऑफ टाइम जो है अपने गेम को इम्प्रूव किया है। देखिए मॉडर्न वर्जन के अंदर वो लेकर गए हैं और जिस तरह जाते के साथ ही एग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं, उनकी आप बैट की कनेक्टिविटी देखें। देखिए फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में जब आप देखते हैं बैक स्विंग डाउन स्विंग में इम्पैक्ट के अंदर, क्योंकि देखें उनके साथ इस वक्त जो पाकिस्तान की टीम के साथ बैटिंग कोच लगे हुए हैं, हनीफ मलिक रिसेंटली PSL में भी रहे हैं, पाकिस्तान वेमेन टीम के साथ भी रहे हैं, तो वो पाकिस्तान की टीम के साथ हैं, तो उनके पास काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स भी हैं, स्पेशली पावर हिटिंग के हवाले से। और फिर देखें इसके अंदर आपकी स्ट्रेंथ भी है और ख़ासकर आपकी ट्रेनिंग भी है, क्योंकि पूरी दुनिया की जो इस वक्त आपकी ट्रेनिंग जो है वो आपकी बैंडविड्थ और स्पिन पे चली गई है। इवन आपने बैटिंग के अंदर आपने पावर हिटिंग करनी हो, वी में खेलना हो, स्ट्रेट हिटिंग करनी हो, तो आप जाके उसकी प्रैक्टिस करते हैं। और साथ में बॉलिंग में आपने इंक्रीज़ करना हो या रिहैब करना हो, तो ये सारी जो आज का कनेक्टिविटी सारी आपकी उसके साथ चली गई है, फिटनेस के साथ। ठीक है, शाहीन का बताइए कि शाहीन हमने देखा है कि शुरू के जो ओवर्स हैं नए बॉल के साथ वो हमेशा से इंडिया के ख़िलाफ़ विकटें लेते रहे हैं, बल्कि वो तो उनका है कि 24-25 में से कोई तकरीबन 22-23 मैचेस में वो शुरू के ओवर्स में विकटें लेते रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कभी ना कभी जाके शाहीन को प्रॉब्लम हुई है, शुरू में नहीं तो आखिरी ओवर्स में भी उसको प्रॉब्लम हुई है कि बॉल कहाँ करानी है, किस तरह से करानी है। आपको लगता है कि वो चीज़ें शाहीन जो है वो देख रहे होंगे, सारी चीज़ें देख रहे होंगे, ये सारी तैयारी मुकम्मल होगी? क्योंकि ज़ाहिर है शाहीन हमारा फास्ट बॉलिंग में जो है वो तो मेन बॉलर है। नहीं बिल्कुल जी, पाकिस्तान की मेन पेस बैटरी है शाहीन शाह। और देखें इस वक्त आपके पास अगर देखा जाए तो पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर जो बहुत ही अच्छी दो एक यॉर्कर्स जो मारते हैं वो शाहीन शाही नज़र आते हैं। और उसके अलावा देखें काफ़ी अरसे के बाद आपने देखा है कि जो एक बॉलर है थोड़ा सा वो बाउंस भी करता है और शायद विकेट का क्रीज का इस्तेमाल भी करता है। और देखिए नए बॉल को बहुत अच्छा यूटिलाइज़ करते हैं। और आपको पता है कि प्रीवियस में जिस तरह से पाकिस्तान इंडिया के मैच हुए, उनके जो खासकर 2 ओवर का स्पेल होता है पावर प्ले के अंदर, आते के साथ ही जो देखिए अपोनेंट टीम के खिलाफ 2-3 विकेट से ले जाते हैं, प्रेशर डेवलप हो जाता है। लास्ट टाइम भी जब हुआ था तो उन्होंने अगेंस्ट मैं शारजा की मैं दुबई की बात करूंगा, जब पाकिस्तान ने 10 विकेटों से मैच जीता था, तो उसमें भी उनका जो पहला ओवर था उसके अंदर उन्होंने विराट कोहली को भी आउट किया, उन्होंने रोहित शर्मा को भी आउट किया, तो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा एक इम्पैक्ट क्रिएट हुआ। लेकिन जब आपकी विकेट्स गिरती हैं तो आपका रन रेट स्लो हो जाता है, और जब आपका बैट्समैन जाते ही पावर हिटिंग करता है, अपोनेंट बॉलर के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर बिल्ड करता है। देखिए बॉलर के ऊपर जाते के साथ अगर पहले ओवर में पहली बॉल पे बाउंड्री लग जाए, दूसरी बॉल पे बाउंड्री लग जाए, तो वो साइकोलॉजिकल थोड़ा सा प्रेशर में आ जाता है। देखिए इस स्ट्रेटेजी के साथ बंदा जाए और जाते के साथ ही बंदा अटैकिंग गेम खेले। और देखिए खासकर T20 जो है ये है मोड ऑफ गेम जो है टोटली अटैकिंग गेम है। ठीक है। अब ज़रा स्पिनर्स की बात कर लेते हैं। यहाँ हम क्या देख रहे हैं मुकाबला दोनों टीम्स के अंदर? हमारे यहाँ इब्रार हैं, साइम हैं, उस्मान तारिक हैं, और उस तरफ जो हैं वो चक्रवर्ती हैं उनके जी चक्रवर्ती हैं, वहाँ पे कुलदीप यादव हैं। देखें कुलदीप यादव ने हमेशा पाकिस्तान को ना थोड़ा सा वो टफ टाइम दिया है। और आपने प्रीवियस मैचेस में भी देखा, लास्ट सीरीज़ में भी देखा जो पाकिस्तान और इंडिया के हुए थे, उसमें ये दोनों ही जो बॉलर थे मेन किरदार अदा किया है। फिर उनके जो लेफ्ट आर्म अगजर हैं वो भी टोटली डिफरेंट हैं। फिर इसके अलावा सूर्य कुमार यादव खुद आते हैं पार्ट टाइम स्पिनर के तौर पे। लेकिन पाकिस्तान की अगर साइड पे देखा जाए तो पाकिस्तान के पास बहुत अच्छी माशाल्लाह खासकर इन द साइड ऑफ स्पिनर्स बहुत अच्छा क्वालिटी बॉलर्स हैं। ये तो उस्मान तारिक तो ट्रम्प कार्ड हैं ही, आपके इब्रार हैं,
फिर आपके ये देखिए साइम अयूब जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं। देखिए उनकी अगर रिसेंट परफॉर्मेंस देखें तो उन्होंने बैटिंग से ज़्यादा अपनी बॉलिंग को काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव किया है और आते के साथ ही वो ब्रेक थ्रू दे जाते हैं। हालांकि सलमान अली आगा भी बहुत अच्छे पार्ट टाइम स्पिनर हैं पाकिस्तान का, मोहम्मद नवाज बहुत अच्छी वैरायटी बॉलर हैं। फिर देखें शादाब का कम बैक हुआ है और शादाब का कम बैक हुआ है, बहुत अच्छे वो भी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। आपको पता है कि इंजरी के बाद वापस आए हैं, बैटिंग में भी दे रहे हैं। और पाकिस्तान की माशाल्लाह इतनी बड़ी लाइनअप है कि अगर आप लाइनअप के अंदर देखें तो सिर्फ आपके जो उस्मान खान है एज ए विकेट कीपर, वो कभी 8वें नंबर बैटिंग करने आ रहे हैं, कभी 9वें नंबर पे बैटिंग करने आ रहे हैं। अच्छा, हम आपके और हमारे हम सब के दिलों की धड़कन और आपके दोस्त बाबर आजम की बात क्यों नहीं कर रहे? बाबर आजम जो है ना, आज क्या हम तवक्को रखें उनसे? देखें बाबर आपको पता है कि मॉडर्न डे के हवाले से ही इज़ द ओनली प्लेयर इन दी वर्ल्ड जिसको किंग का खिताब मिला है। और देखें मैं हमेशा से कहता आया हूँ बाबर के अंदर देखें एबिलिटी है, देखें फॉर्म इज़ टेम्परेरी, क्लास इज़ परमानेंट। और जिस तरह से देखें वो अभी सिडनी में गया है, सिडनी में उसको जो पजीराई मिली है बिग बैश के अंदर वो किसी भी फॉरेन प्लेयर को नहीं मिली। और जी उसकी इतनी हाइप थी कि वो सिर्फ वो उसके लिए उन्होंने अलग स्टैंड्स क्रिएट किए, स्पेशल पासेस दिए, टिकट्स दिए। इवन लाहौर में अभी मैच हुए तो टोटली जैम पैक क्राउड होता था जब बाबर की एंट्री होती है। देखें ही इज़ अ रन्स मशीन। टेम्प्रेरी तौर पे देखें दुनिया में बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं, आपको भी पता है पास्ट में भी बड़े बड़े नाम हैं, जावेद मियादाद हों, ज़हीर अब्बास हों, इंज़मामुल हक हों, अपना सचिन तेंदुलकर हों, विराट कोहली हों, रोहित शर्मा हो, सब पे देखें बैट पैच आते हैं। ये फॉर अ टाइम बिंग होता है। और आज देखें बाबर के पास ना बहुत बड़ा मौका है कि वो जाएँ अपनी थोड़ा सा टेक्निक को चेंज करें, मॉडर्न वर्जन में आए और जाते के साथ ही थोड़ी सी एग्रेसिव क्रिकेट खेलें। हालांकि रिसेंटली उन्होंने अपनी आपकी फॉर्म को रिगेन की है, अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया भी उन्होंने 50 की है, फिर पिछले मैच में भी एक अच्छी परफॉर्मेंस दी है। तो उनके पास बहुत अच्छा एक है कि आज खासकर जो अगेंस्ट इंडिया जो परफॉर्म करता है आपको पता है वो एक सुपर हीरो बन जाता है। एग्जैक्टली, सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। पिछला जो मैच था हमारा इंडिया के साथ खुर्रम, अगर आपको याद हो, ये चैंपियंस ट्रॉफी का ही मैच था, दुबई वाला ही मैच था, कि जिसमें हम शुरू में देख रहे थे कि साहिबजादा फरहान जब खेल रहे थे तो हम बहुत अच्छी एक पोजीशन में जा रहे थे, लेकिन समवेयर कहीं 10 ओवर्स के बाद 10 से 15 ओवर्स के दरमियान हमारे साथ जो कुछ हुआ और फिर हम मैच हार गए। हालांकि हम बड़ी अच्छी पोजीशन में जा रहे थे। ये भी बड़ा एक इम्पॉर्टेंट टाइम होता है ये 8-9 ओवर के बाद 13-14 ओवर्स तक का। असल में देखिए शुरू के जो 1 से 6 ओवर होते हैं वो तो पावर प्ले होते हैं, उसमें जाते हैं आप देखें जितनी भी दुनिया की टीम है वो जाके पावर प्ले को यूटिलाइज़ करती हैं, हार्टिंग करती हैं, एग्रेसिव क्रिकेट खेलती हैं। फिर जो बीच में जो स्लॉट आता है ना आपका 7 से लेके 15 होता है, उसमें आपने स्ट्राइक को रोटेट करना होता है। आप एक हाथ बाउंड्री लगाएं, सिंगल डबल लें, देखें आपका 7-8 का रन्स जो है रोटेट कर रहे होते हैं स्कोर बोर्ड जो है, तो अच्छे आपके रन्स लग जाते हैं। इंडिया देखिए हर टीम के पास इस वक्त पावर हिटर मौजूद है, जाके हिटिंग करते हैं। देखिए इंडिया के हवाले से मैं बात करूँगा, इंडिया के पास जिस तरह से अभी आपसे मैंने बात की कि बुमराह के बाद उनके पास और क्या कहते हैं पहले जो आते हैं चेंज के लिए वो स्पिनर्स आते हैं ज़्यादातर जो है, तो उनके पास चक्रवर्ती भी मौजूद हैं जो ये बीच में आते हैं, 7 ओवर के बाद आते हैं और 15 ओवर तक जो है। फिर आपके कुलदीप यादव हो गए, फिर खासकर मैं जिक्र करूँगा हार्दिक पांड्या का, ये हमेशा ब्रेक थ्रू देते हैं। ये बहुत अच्छे मॉडर्न डे के हवाले से स्पेशली T20 के स्पेशलिस्ट हैं और मीडियम पेस बॉलर हैं और देखें इनके पास भी डिफरेंट वैराइटीज़ हैं, तो उनको बड़ा सेफ एंड साउंड खेलना पड़ेगा। तो पाकिस्तान रन्स को एक्सलेट करता रहे तो पाकिस्तान एक अच्छा टोटल लगा सकता है। ठीक, और अब ज़रा हम बात कर लेते हैं कि ये जो अभी थोड़ी देर पहले बाबर भी बात कर रहे थे, मैं चाहूँगा कि आपसे मैं उस पर कमेंट लूँ, फिर मैं आपसे भी लूँगा। ये जो ICC के साथ जो हमने डिप्लोमेसी की है और ये जो क्राइसिस था, इसमें मोहसिन नकवी का जो किरदार है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट था, बहुत अहम किरदार था। ये जो सब कुछ एक सीन क्रिएट हुआ और उसमें हमने अपने डिसीजन किए। अब आप देखें भारत के अंदर विक्रांत गुप्ता क्या झूठी खबरें देते रहे, फेक न्यूज़ देते रहे कि जी वो पता नहीं पैसे फलाना ढमकाना ये, लेकिन जो स्टैंड था वो बड़ा उसूली और प्रिंसिपल स्टैंड था और सब ने उसको अप्रिशिएट किया बांग्लादेश के हवाले से। नहीं बिल्कुल, देखें काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग स्टांस लिया। इसमें सबसे ज़्यादा देखें मेन रोल आपका गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का था, जिस पे देखिए अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो खैर सगाली के तौर पे उन्होंने बांग्लादेश के साथ काफ़ी ज़्यादा बैक किया। फिर आपको पता है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट भी यहाँ पे आए फिर दूसरे एंड पे इमरान ख्वाजा साहब आए ICC की तरफ से, जो उनके वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने चीज़ों को नेगोशिएट किया। और देखें मोहसिन नकवी साहब का बहुत अहम रोल रहा, खासकर चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड का। देखें पास में भी काफ़ी चेयरमैन आए, आपका एक सॉफ्ट स्टांस होता था, एक सॉफ्ट रिमाइंडर होता था, लेटर ऑन आप चीज़ों पे नेगोशिएट करते, उनकी बात मान के जाके पाकिस्तान वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट कर लेता था, ICC के इवेंट्स में भी और इसके अलावा एशिया कप्स में, इवन न्यूट्रल वेन्यूज़ पे भी जाके खेलने को राज़ी हो जाता था, हाइब्रिड मॉडल पे भी। फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ
कि आपकी जो डोमिनेंस थी खासकर बीसीसीआई की, जो आईसीसी के ऊपर, जैसे पता है कि आईसीसी के जो इस वक्त हेड हैं, प्रेसिडेंट हैं, वो जयश हैं, प्रीवियसली वो सेक्रेटरी भी रहे हैं, फिर उनकी कनेक्टिविटी भी है बीजेपी गवर्नमेंट के साथ, तो काफ़ी ज़्यादा बीसीसीआई के हवाले से उनके ऊपर उनका इन्फ्लुएंस भी है, तो वो आपको बैकफुट पे जाते हुए नजर आए। और देखिए उनको पता है कि पाकिस्तान की एक हकीकत है, और स्पेशली क्रिकेट के अंदर भी और वैसे भी दुनिया के अंदर, जब तक कि पाकिस्तान नहीं होगा तो देखें कोई भी आपका स्पॉन्सर ना आता है, ना आपकी व्यूवरशिप है, और सबसे ज़्यादा जो आपका रेवेन्यू जनरेट होता है आईसीसी के इवेंट्स के अंदर, वर्ल्ड कप के अंदर, वो पाकिस्तान और इंडिया के मैच की वजह से होता है। और पूरे आईसीसी के बजट एक तरफ होता है, आपका 60 to 66% जो है रेवेन्यू टोटली वो आपकी वजह से आता है, पाकिस्तान और इंडिया के मैच की वजह से। और ये इसलिए भी खुद बीसीसीआई के लिए भी और इंडिया के लिए भी बड़ा ज़रूरी है कि वो ओलंपिक्स की बातें कर रहा है, और हरकतें उसकी ये हैं कि जनाब कोई एक टीम जो है वो वहाँ पे जाके ना पाकिस्तान वहाँ पे जाके खेलने को तैयार है, ना बांग्लादेश वहाँ पे जाने को तैयार है। ये उसके लिए बड़ा ज़रूरी था। नहीं बिल्कुल आपने सही कहा। देखें स्पॉन्सरशिप मॉडल के अंदर देखें ना, स्पॉन्सरशिप में मेन जो आपके स्पॉन्सर्स हैं वो आपके इंडिया से हैं, और इंडिया के वन ऑफ द बिजनेस टाइकून जो हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। जब ये सारा इंसिडेंट क्रिएट हुआ तो लास्ट जो मंडे था उसमें फ़ौरन जय शाह जो है वो ट्रैवल करके गए मुंबई। फिर जो मुकेश अंबानी साहब का मैं नाम ले लेता हूँ कि उन्होंने रिलायंस ग्रुप के हेड हैं और ये स्पॉन्सर्स हैं मेन इसके अंदर सारे सिनेरियो के अंदर ना, तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रिजर्वेशन शो की, क्योंकि देखें पाकिस्तान अगर बैक ऑफ करता है तो आपका रेवेन्यू बिल्कुल नहीं क्रिएट होता। और दूसरे एंड पे आपने सही कहा कि देखें अब पाकिस्तान जैसे हो गया, इसके साथ एसोसिएट्स ममालिक हैं, तो टोटल 12 से 14 टीमें हैं जो रेगुलर खेलती हैं, फिर इसके अलावा आपके सारे एसोसिएट्स ममालिक हैं। तो फिर अगर इसको देखा जाए तो दुनिया के अंदर 30-40 ममालिक के अंदर क्रिकेट खेली जाती है। जब आप देखें ओलंपिक्स के अंदर इंडक्ट करते हैं तो मोर देन 200 आपके ममालिक हैं, फिर ये एक ग्लोबल गेम बन जाएगा, इसको काफ़ी ज़्यादा परेशानी मिलेगी। और दूसरे एंड पे इंडिया जो है उसकी मेज़बानी के लिए ताबो दौड़ में है कि वहाँ पे ओलंपिक्स हों। अगर पाकिस्तान वहाँ से एग्जिट कर जाता तो उनको तो बिल्कुल रेवेन्यू नहीं आ सकता था, नहीं आ सकता था। और ये जो है इतने बड़े बड़े ग्रुप्स थे स्पॉन्सर कर रहे थे बाबर, ये तो एक ही फैसला करके पाकिस्तान ने उनके गुब्बारे से हवा निकाल ली, और उसके बाद जो है वो अपनी टर्म्स पे और रिस्पेक्ट के साथ और डिग्निटी के साथ वो मैच देखिए खेलेंगे। पाकिस्तान अगर ये मैच खेलने से इनकारी था तो ये जितना कॉर्पोरेट सेक्टर था इंडिया का ये तो बिल्कुल क्रश कर जाता। इनकी जो इंडियन स्टॉक एक्सचेंज है वो भी गिर जाती, जो रिलायंस ग्रुप है जिस तरह इनका नाम लिया, जो दूसरे जितने भी स्पॉन्सर हैं उनके शेयर जो हैं वो चले जाते, जो उनका प्रॉफिट मार्जिन था कितने 100% जो बढ़ना है आज के मैच से वो कम हो जाता। तो पाकिस्तान ने एक बहुत अच्छी चीज़ की है कि पाकिस्तान ने अपने दोस्त ममालिक को भी खुश किया है, अपनी जो चीज़ें थी, जो उनकी रिजर्वेशन थी, जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू था वो भी दुनिया के सामने रखा है, उसकी भी एक्सेप्टेबिलिटी होगी। तो देखिए हमने तो विन विन पोजीशन में है, हमने तो गेन किया है, हमने कोई चीज़ लॉस नहीं की। बोर्ड ने, गवर्नमेंट ने बिल्कुल एक वेल कोऑर्डिनेटेड, एक बहुत कंसिस्टेंट मौक़िफ़ रहा है मोहसिन नकवी साहब को। और सारी सूरत हाल में जो 1.5 लाख की कैफियत थी इसमें एक ज़बरदस्त, एक दानिश में दाना और एक बड़ा मुतवाज़न फैसला पाकिस्तान रहा, जिससे एक डिग्निटी जिस तरह आपने एक वकार के साथ फैसला किया, और इसका बहुत एक अच्छा मैसेज गया। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त ख़त्म हो गया। मलिक मंजूर अहमद साहब आपका, बाबर गौरसी आपका, खुर्रम मलिक साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्र। और पाकिस्तान की जो स्पिरिट है वो हाई है, और इंशाल्लाह आज हम जीतेंगे। कुछ देर में मैच शुरू होगा, कौम की दुआएं और टीम भी इंशाल्लाह बेहतर खेलेगी। जावेद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।